चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है। रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन, अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक आशाजनक कदम है। तो देखते हैं इसके विषय में। तो ये एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पहला इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन है। यह पृथ्वी की कक्षा में ईंधन भरने, मरम्मत या नवीनीकरण करने और कक्षा में असेंबलिंग करने जैसे कार्यों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। इसे 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें भू स्थिर उपग्रहों को डॉक करने और उनकी कक्षा को नियंत्रित करने की क्षमता होगी। राइज मिशन भू स्थिर कक्षा से लगभग 100 किलोमीटर और ऊंचाई तक पहुंचेगा, जहां सैटेलाइट्स को उनके मिशन समाप्त होने के बाद पार्क किया जाता है। इस क्षेत्र को उपग्रहों का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर स्पेस इकोनॉमी के विषय में देखते हैं। तो अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी की ही व्यापक अवधारणा से प्रेरित है। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य अपशिष्ट को कम करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक देखते हैं। तो उपग्रहों का नवीनीकरण और उसकी मरम्मत करना, अंतरिक्ष में मौजूद मलबे को हटाना और क्षुद्र ग्रहों या चंद्रमा से लाए गए संसाधनों का उपयोग करना। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था का महत्व। तो अंतरिक्ष में मौजूद मलबे की मात्रा को कम करने से मलबे व उपग्रहों के बीच टकराव और मलबे के अतिरिक्त निर्माण के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। अंतरिक्ष में सामग्रियों के पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के कारण संसाधनों का संरक्षण होगा। इससे उपग्रहों की कार्यशील अवधि को बढ़ाकर लागत को कम करने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों का सीधी कक्षा में असेंबल और विनिर्माण करके तेजी से वहीं स्थापित किया जा सकेगा। बात करते हैं चुनौतियों की। जो अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था की राह में जो चुनौतियां हैं वो देखते हैं कौन कौन सी है। पहली है तकनीकी सीमाएं। तो पृथ्वी की कक्षा में सर्विसिंग, पुनः चक्रण और क्षुद्र ग्रह पर खनन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना काफी कठिन कार्य है। वित्त पोषण देखते हैं। विशेष प्रकार के उपकरण विकसित करने, अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए काफी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। विनियम के चुनौतियों की बात करें तो अंतरिक्ष के संधारणीय उपयोग के लिए वैश्विक मानक और विनियमन स्थापित करना भी चुनौतीपूर्ण है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी पहलें शुरू की गई हैं उनके विषय में। तो पहले वैश्विक स्तर की जो पहलें हैं उनके विषय में बात करते हैं। तो कौन सी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 2050 तक अंतरिक्ष में चक्रीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2030 तक डेब्रिस न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। दूसरी, नासा का कंसोर्टियम फॉर स्पेस मोबिलिटी एंड ISAM यानी अंतरिक्ष में सर्विस, असेंबलिंग और विनिर्माण और कैपेबिलिटीज, फिर से उपयोग किए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान जैसे स्पेसएक्स का फाल्कन 9। ये थी हमारी वैश्विक स्तर पर जो पहले शुरू हुई हैं। अब बात करते हैं भारत द्वारा शुरू की गई पहलें, जो भारत ने शुरू की हैं। इसरो के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर प्रोग्राम का उद्देश्य पुनः उपयोग किए जा सकने वाले रॉकेट विकसित करना है और 2030 तक भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी मिशन मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन होंगे। ये थी भारत ने जो पहले शुरू की है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी अगली खबर की, जो है क्लोजिंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मैपिंग थ्रेड्स टू इम्पोर्टेंट एरियाज फॉर कंजर्वेशन इन पेंट्रोपिक्स रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसे कोलंबिया के कैली में जैव विविधता अभिसमय के COP16 के दौरान जारी किया गया। इसमें अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में तेल, गैस एवं खनन परियोजनाओं के विस्तार एवं संचालन से जुड़े चिंताजनक मुद्दों को उजागर किया गया। ये क्षेत्र विशाल मात्रा में कार्बन को संग्रहित करते हैं और ये वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पैनट्रोपिक्स या संपूर्ण उष्णकटिबंध के 518 KBS या क्षेत्रफल के हिसाब से KBS का 18% में तेल और गैस खनन किया जा रहा है। अमेजन क्षेत्र में तेल और गैस ब्लॉक्स क्षेत्र के हिसाब से 14% KBS और 12% देशज क्षेत्रों पर फैले हुए हैं। पेंट्रोपिक्स क्षेत्र में 180 मिलियन हेक्टेयर से अधिक हाई इंटीग्रेटेड वनों में या तो जीवाश्म ईंधन खनन परियोजनाएं चल रही है या उसकी योजना बनाई जा रही है। हाई इंटीग्रेटेड वन का तात्पर्य है वन के सतत स्वास्थ्य से, जिसमें कार्बन जमा करने, जैव विविधता की रक्षा करने और सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्रदान करने की क्षमता शामिल है। देखते हैं प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों के विषय में। तो KBAS पृथ्वी के समग्र स्वास्थ्य और जैव विविधता के स्थायी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी क्षेत्र को वैश्विक KBA के रूप में पात्र होने के लिए 11 मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा करना जरूरी होता है। इन मानदंडों को निम्नलिखित 5 उच्च स्तरीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी हैं वो 5 श्रेणियां।
पहली है संकटग्रस्त जैव विविधता, भौगोलिक रूप से परिरुद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिकी अखंडता, जैविक प्रक्रियाएं और अप्रतिस्थाप्यता। ठीक है, अब बात करते हैं चुनौतियों की। संरक्षण और संसाधनों के दोहन के बीच प्रतिस्पर्धात्मक हित। तो अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में उपयोग किए जाने वाले खनिजों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है, जैसे उदाहरण के लिए निकल खनन। असंरक्षित केबीएस की बात करें तो तेल, गैस और खनन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना के विकास से जुड़े प्रभावों के कारण इनका क्षरण होता है। अब देखते हैं इस रिपोर्ट में की गई जो मुख्य सिफारिश है उनके विषय में देखते हैं। पारंपरिक क्षेत्रों पर देशज लोगों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उन्हें स्वशासन के लिए संसाधन एवं अधिकार प्रदान करने चाहिए और संरक्षित क्षेत्रों में संसाधनों के खनन या दोहन को रोकने और मौजूदा संबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को लागू करना चाहिए। हरित ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति हेतु संसाधनों के दोहन और गैर महत्वपूर्ण पर्यावासों तक सीमित करते हुए कठोर पर्यावरणीय मानकों को लागू किया जाना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण संभव हो सकेगा। बात करते हैं प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों के लिए शुरू की गई कौन सी पहले है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा 2016 में KBAS की पहचान के लिए वैश्विक मानक जारी किए गए थे। बात करते हैं CAQM ने दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 2 को लागू करने का आदेश दिया। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को अमल में लाने के लिए केंद्र की उप समिति ने दिल्ली NCR में संबंधित एजेंसियों को वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए ग्रैप के चरण 2 के तहत निर्धारित उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। तो दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चरण 2 के तहत आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोयला, जलाऊ लकड़ी तथा डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लागू किया जाता है। इसके विषय में देखते हैं। तो ये दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के स्तर पर आधारित एक आपातकालीन कार्यवाही प्रणाली है। इसे AQI के स्तरों के आधार पर निम्नलिखित 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले आता चरण 1, तो जिसमें आती है हमारी खराब श्रेणी, यानी AQI 201 से 300 तक है इसमें। चरण 2 है बहुत खराब श्रेणी, यानी 301 से 400 तक आती है खराब श्रेणी में। चरण 3 की बात करें तो गंभीर श्रेणी है, इसमें 401 से 450 तक आती है AQI। और चरण 4 की बात करें तो इसमें आती है अत्यधिक गंभीर श्रेणी, ये AQI 451 से इसमें अधिक होगी। ठीक है, ये हमारे 4 चरणों की बात हुई। आगे देखते हैं इसी में दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में CAQM ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। दिल्ली में प्रत्येक सर्दी के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ने के लिए उत्तरदायी कौन से कारण है वो देखते हैं। तो जैसे ही मानसून वापस लौटता है, हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर से बहने लगती हैं, जिसके साथ राजस्थान से और कभी कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी धूल उड़कर आ जाती है। प्रदूषकों को चित्रित करने में तेज गति वाली हवाएं बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन सर्दियों में हवा की गति में कमी आ जाती है। अन्य स्रोत, तो इसमें धान की पराली से छुटकारा पाने के लिए खेतों में पराली को जलाना, धूल, वाहनों से होने वाला प्रदूषण आदि शामिल है। देखते हैं वायु प्रदूषण रोकने के लिए कौन सी पहले शुरू की गई हैं। तो CAQM द्वारा 11 सूत्री कार्य योजना जारी की गई। इसमें मशीनों द्वारा सफाई, डस्ट स्प्रेसेंट का इस्तेमाल करना शामिल है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान और कृषि भूमि में पूसा जैव अपघटन का छिड़काव करना आदि पहले शुरू की गई हैं। अब बात करते हैं AQI श्रेणियों के आधार पर स्वास्थ्य विवरण। तो ये AQI है, ये श्रेणी है और ये स्वास्थ्य पर संभावित क्या क्या इनका प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो अगर AQI 0 से 50 के बीच होती है तो वो उत्तम श्रेणी होती है हमारी सबसे। ठीक है, उसमें हम मानव स्वास्थ्य पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अगर 51 से 100 के बीच होती है तो उसमें संतोषजनक कह सकते हैं, यानी संवेदनशील लोगों को सांस लेने में मामूली तकलीफ होती है सिर्फ। अगर बात करें 101 से 200 के बीच तो ये मध्यम में आ जाता है। मध्यम श्रेणी में फेफड़ों से संबंधित रोग, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को असुविधा होती है। बात करें अगर AQI 201 से 300 के बीच होती है तो ये हमारी खराब श्रेणी में आ जाता है। फिर इसमें लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने वाले अधिकांश लोगों को असुविधा होती है। बात करें अगर 201 से 400 के बीच में तो ये श्रेणी बहुत खराब होती है। इसमें लंबे समय तक जो संपर्क में रहते हैं उन्हें श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती है। बात करें अगर 401 से 500 के बीच की तो ये गंभीर श्रेणी होती है हमारी। इसमें स्वस्थ लोगों पर भी प्रभाव और मौजूदा बीमारियों से पीड़ित लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के विषय में। तो इसे वायु प्रदूषण के स्तर को मापने और जनता को खतरों के बारे में सूचित करने के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। इसकी गणना 8 प्रदूषकों PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NS3 और PB के आधार पर की जाती है इसकी गणना।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के विषय में देखते हैं। तो इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किया गया है। इसने पर्यावरण प्रदूषण का स्थान लिया और उद्देश्य है इसका दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के मामले में बेहतर समन्वय व अनुसंधान करना तथा समस्याओं की पहचान और उनका समाधान करना। ये बात की हमने वायु गुणवत्ता सूचकांक के विषय में। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के विषय में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने विश्व आर्थिक परिदृश्य अक्टूबर 2024 रिपोर्ट जारी की। तो ये रिपोर्ट जो थी वो आमतौर पर साल में 2 बार जारी की जाती है। इसमें अल्पावधि और मध्यम अवधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण व अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो वैश्विक समृद्धि, ऐसा अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 और 2025 में 3.2% पर स्थिर रहेगी। अनिश्चितता बढ़ाने वाले कारकों में शामिल है भू राजनीतिक संघर्ष, बढ़ते व्यापार संघर्ष, देशों में चुनाव और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सरकार में परिवर्तन। बात करते हैं भारत की समृद्धि के विषय में। तो ये वित्त वर्ष 2025 से 26 में 6.5% की आर्थिक समृद्धि रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में संरचनात्मक सुधारों पर तत्काल जोर देने की बात कही गई है। साथ ही इसमें इन सुधारों की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। बात करते हैं संरचनात्मक सुधार के विषय में। तो ये ऐसे नीतिगत बदलाव हैं जो अर्जित अधिकार और इकोनॉमिक रेट को संशोधित करते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन में सुधार लाया जा सके। इकोनॉमिक रेट किसी व्यवसाय द्वारा आर्थिक या सामाजिक रूप से आवश्यक राशि से अधिक अर्जित राशि होती है। सामाजिक स्वीकार्यता, तो संरचनात्मक सुधारों को समाज में स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे सुधारों से होने वाले लाभ का समाज में और अलग अलग समय में समान रूप से वितरण नहीं हो पाता। हानि की जिम्मेदारी भी समान रूप से सुनिश्चित नहीं की जाती है इसमें। बात करते हैं संरचनात्मक सुधारों के प्रति सोच के निर्धारक क्या है। तो मुख्य निर्धारक व्यक्तिगत विश्वास, धारणाएं और नीति के प्रभावों से जुड़े व्यवहार संबंधी अन्य कारक हैं। इनमें नीतियों के बारे में गलत सूचना और उन्हें लागू करने के तरीके के बारे में गलत धारणाएं शामिल हैं। व्यक्तियों के आर्थिक स्वार्थ के पीछे की सामाजिक आर्थिक विशेषताएं भी नीतियों के प्रति सोच को प्रभावित करती हैं। अब देखते हैं संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्थन बढ़ाने की कौन कौन सी रणनीतियां हैं। तो पहली है सूचना, यानी स्पष्ट और बिना पक्षपात वाली एजेंसी जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो गलत धारणाओं का खंडन करती है। संपर्क, अधिकारियों और जनता के बीच 2 तरफा संवाद होना चाहिए, अर्थात दोनों को एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। इससे लोगों को नीति निर्माण में भूमिका निभाने का अवसर मिल सकता है। शमन यानी मिटिगेशन की बात करें तो कुछ सुधारों की वजह से कुछ समूहों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए लोगों की चिंताओं को दूर करने हेतु अस्थायी नकद सहायता या क्षमता निर्माण जैसे उपाय किए जा सकते हैं। विश्वास, भरोसेमंद और स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार से निपटने, शासन में सुधार करने के लिए पहली पीढ़ी के सुधारों को लागू करना चाहिए। ठीक है, ये बात की हमने संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्थन बढ़ाने की जो हमारी रणनीतियां हैं उनके विषय में बात करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का निपटान किया। तो विकिपीडिया द्वारा एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी ANI बनाम विकिमीडिया फाउंडेशन शीर्षक से एक आर्टिकल को हटाने के बाद उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का निपटान कर दिया गया। इस आर्टिकल में समाचार एजेंसी ANI द्वारा विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे की आलोचना की गई थी। विकिमीडिया फाउंडेशन विकिपीडिया की मूल संस्था है। विकिपीडिया पेज पर ANI को केंद्र सरकार का प्रोपेगेंडा टूल कहा गया था और उसे घटनाओं का गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाला बताया गया था। इस कारण ANI ने विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु देखते हैं। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि संबंधित आर्टिकल ने न्यायालय में विचाराधीन सिद्धांत यानी सब जुडिस प्रिंसिपल का उल्लंघन किया है। यह सिद्धांत ऐसे प्रकाशनों या बयानों या टिप्पणियों को प्रतिबंधित करता है जो न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं या चल रहे मामले में पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने इस बात को भी रेखांकित किया कि अभियोजन की आलोचना करने वाला विकिपीडिया पेज न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप के समान है। बात करते हैं न्यायालय की अवमानना के विषय में। तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में न्यायालय की अवमानना को सिविल अवमानना या आपराधिक अवमानना के रूप में परिभाषित किया गया। सिविल अवमानना देखते हैं। तो यह न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना है। आपराधिक अवमानना देखते हैं। तो ऐसे कंटेंट प्रकाशित करने या ऐसी कार्यवाही को आपराधिक अवमानना माना जाता है जो न्यायालय को बदनाम करता है या उसके प्राधिकार को कम करता है या न्यायिक कार्यवाही के समुचित क्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता या डालती है।
या उसमें हस्तक्षेप करता या करती है, यह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 129 तो सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। साथ ही यह सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए किसी को भी दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट्स को भी समान शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 यह सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का कोई भी आदेश देने की अनुमति देता है। ठीक है, अब बात करते हैं सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 पर मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की। तो इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हीरक जयंती समारोह के दौरान जारी किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के विषय में देखते हैं तो एनडीडीबी की स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। श्री कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रारंभ में इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यद्यपि बाद में इसका एनडीडीबी अधिनियम 1987 द्वारा पूर्ववर्ती भारतीय डेयरी निगम में विलय कर दिया गया था। एनडीडीबी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। एनडीडीबी के अधीन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम विकसित और लागू किया गया था और इस कार्यक्रम की अवधि 1970 से 1996 तक थी। इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप देश में श्वेत क्रांति आई थी। श्वेत क्रांति की 2.0 के विषय में देखते हैं। इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना और 2028 से 29 तक 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, रोजगार सृजन करना और सहकारी कवरेज का विस्तार करना है। देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम एनपीडीडी 2.0 के विषय में। तो ये श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों को नई प्रस्तावित केंद्रीय क्षेत्रक योजना एनपीडीडी 2.0 के तहत शामिल किया गया है। एनपीडीडी के तहत डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध खरीदने हेतु ग्राम स्तरीय दूध खरीद प्रणाली और दूध शीतलन सुविधाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और डेयरी सहकारी समितियां यानी श्वेत क्रांति 2.0 के उद्देश्य को हासिल करने के लिए 1 लाख डीसीएस स्थापित या मजबूत करने की योजना है। दुग्ध उत्पादन में भारत की स्थिति देखते हैं। तो वित्त वर्ष 2022-23 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत 230.58 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ विश्व में दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। दूध की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है, जो वैश्विक औसत 323 ग्राम प्रति दिन से अधिक है। डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहले देखते हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष आदि ये डेयरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अन्य पहले शुरू की गई हैं। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। तो इसमें हमारी पहली खबर है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। इस समझौते पर मूल रूप से 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये 5 वर्षों के लिए वैध था। इसे नवीनीकृत किया गया है। देखते हैं श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में। तो ये कॉरिडोर से होकर भारत के तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति दी गई। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष करतारपुर में बिताए थे। यह रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब भारत के पंजाब के गुरदासपुर जिले के ऐतिहासिक शहर डेरा बाबा नानक के पास भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर है। डेरा बाबा नानक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर के भारतीय हिस्से में डेरा बाबा नानक से भारत पाकिस्तान सीमा तक 4.1 किलोमीटर लंबा 4 लेन का राजमार्ग शामिल है। अब बात करते हैं पारबॉइल्ड राइस के विषय में। केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पारबॉइल्ड राइस पर निर्यात कर हटा दिया है। इस निर्णय से चावल की वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है और चावल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी आ सकती है। इनके विषय में देखते हैं। तो ये उबला चावल या उसना चावल भी इसे कहा जाता है। पारबॉइल्ड राइस ऐसे चावल हैं जिन्हें मिलिंग से पहले धान की भूसी सहित आंशिक रूप से उबाला जाता है और इसे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मिनिकेट कहा जाता है। आमतौर पर पारबॉइलिंग में निम्नलिखित 3 प्रमुख चरण होते हैं, जैसे धान को भिगोना, भाप आने तक उबालना और सुखाना। महत्व इसका चावल की पैदावार में वृद्धि करता है। दरअसल धान को आंशिक रूप से उबालने से चावल टूटते नहीं है, इसलिए अधिक उपज प्राप्त होती है। कीटों के हमलों से बचाता है। ये विटामिन बी की उच्च मात्रा से युक्त होता है और अधिक तेल की मात्रा वाली भूसी का उत्पादन करता है। ठीक है, बात की हमने पारबॉइल्ड राइस के विषय में। बात करते हैं
मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961। तो मद्रास हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि संविदा कर्मचारी भी मातृत्व हित लाभ की हकदार है। न्यायालय ने कहा कि यदि संविदा वाले नियोजन की शर्तों में मातृत्व हित लाभ शामिल नहीं है या कम हित लाभ का प्रावधान है तो फिर मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधान लागू होंगे। देखते हैं इसके विषय में। यह महिला कर्मियों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश का लाभ प्रदान करता है। इस अधिनियम में 2017 के संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित बदलाव किए। तो महिलाओं के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया। यह लाभ अधिकतम 2 जीवित बच्चों तक ही प्राप्त होगा। कार्य की प्रकृति के आधार पर संशोधन अधिनियम ने नर्सिंग माताओं के लिए वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान किया है और कमीशनिंग माताओं और दत्तक ग्रही माताओं को 12 सप्ताह का मातृत्व हित लाभ दिया गया है। अब बात करते हैं भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी के विषय में। भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण किया गया। इस पनडुब्बी को S4 भी कहा जाता है। भारत में वर्तमान में 2 SSBN यानी INS अरिहंत और INS अरिघाट यानी S3 परिचालन में है। तीसरी SSBN अरिदमान S4 वर्तमान में समुद्री परीक्षणों से भी गुजर रही है। तो S4 के बारे में देखते हैं। तो S4 पनडुब्बी लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से बनी है। ये K4 बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। SSBN एक शक्तिशाली और अत्यधिक विशिष्ट सैन्य परिसंपत्ति है जो न्यूक्लियर डिटेरेंस के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत जैसे चुनिंदा देशों के पास ही इस प्रकार की पनडुब्बियां हैं। बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। तो इसके अनुसार पहली बार 2024 में ब्रिक्स समूह की स्थापित विद्युत क्षमता में जीवाश्म स्रोत आधारित बिजली का योगदान 50% से नीचे हो जाएगा। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालते हैं। तो ब्रिक्स देशों में विकास के चरण वाली पवन ऊर्जा और यूटिलिटी स्तरीय सौर ऊर्जा की क्षमता कोयला, तेल और गैस आधारित बिजली परियोजनाओं की क्षमता की तुलना में दोगुनी है। ये ब्रिक्स देशों में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को लगभग 3 गुना करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा परियोजनाएं विकास के चरण में है। ब्रिक्स के सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र। ये सब ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विषय में। तो भारत की राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। इसके विषय में देखते हैं। तो नोडल मंत्रालय है इसका जल शक्ति मंत्रालय। उद्देश्य है लोगों के बीच जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना। यह पुरस्कार 9 श्रेणियों में दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान जिसमें स्कूल और कॉलेज के अलावा हो सकते हैं, और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज। इन सबको ये दिया जाता है। ओडिशा सर्वश्रेष्ठ राज्य है और सूरत गुजरात का सर्वश्रेष्ठ ULB यानी कि शहरी स्थानीय निकाय है। ठीक है, ये बात हुई राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विषय में। अब बात करते हैं अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के विषय में। तो जलवायु वैज्ञानिकों ने नार्डिक मंत्रियों से आग्रह किया कि वे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएं ताकि अटलांटिक महासागर की धारा में होने वाले व्यापक बदलाव या क्षरण से बचा जा सके। यदि AMOC का क्षरण हो जाता है तो इससे उत्तरी गोलार्ध में ठंड बढ़ जाएगी तथा अटलांटिक समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा और इसके अलावा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वर्षण कम हो जाएगा तथा मानसून दक्षिण अमेरिका में स्थानांतरित हो जाएगा। AMOC के विषय में देखते हैं। तो AMOC अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है। यह उष्ण कटिबंध से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जल धाराओं को प्रसारित करती है, साथ ही ठंडे, खारे व सघन जल को उष्ण कटिबंध तथा दक्षिण ध्रुव की ओर विस्तारित करती है। AMOC का क्षरण होने से उत्तरी गोलार्ध ठंडा हो जाएगा और यूरोप में वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसका अल नीनो पर भी प्रभाव पड़ सकता है। AMOC विश्व के महासागरीय बेसिनों में ऊष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल के विषय में। तो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण का अनावरण किया गया। इसमें केवल 10 खेल शामिल हैं और इस संस्करण का आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल के विषय में। तो जिन 12 श्रेणियों में भारत ने 2022 CWG में पदक जीता था उनमें से 6 को 2026 संस्करण से हटा दिया गया है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। इनमें से 30 इन्हीं 6 श्रेणियों में जीते गए थे जो अब हटा दी गई हैं। इनमें बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और कुश्ती शामिल है। ये 6 जो गेम हैं वो अब हटा दिए गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के विषय में देखते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन यानी कनाडा में आयोजित किए गए थे और इन खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल में किया जाता है। भारत ने 2010 में दिल्ली में इन खेलों की मेजबानी की थी। इसी के साथ अब बात करते हैं हम
सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की, तो उनका नाम है अशफाक उल्ला खां, 1900 से 1927 तक। तो हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इनके विषय में देखते हैं तो उनका जन्म सन 1900 के उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। प्रमुख योगदान देखते हैं इनके। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, सचेंद्र नाथ बख्शी और जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इस संगठन ने द रिवॉल्यूशनरी शीर्षक वाले अपने घोषणा पत्र में एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत के एक संघीय गणराज्य की स्थापना के अपने लक्ष्य को उजागर किया था। उन्होंने काकोरी ट्रेन कांड 1925 में भी भाग लिया था और इस मामले में उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ फांसी की सजा दी गई थी। मूल्य है साहस, ईमानदारी और न्याय इनके। ठीक है, ये बात की हमने अशफाक उल्ला खान के विषय में। तो ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण खबरें। इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।